किसी शायर ने कहा है, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। अनंत सिंह मोकामा के पूर्व एमएलए, जिन पर कई मामले चल रहे थे, लेकिन आर्म्स एक्ट के मामले में जिनमें उनको 2020 में 10 साल की कारावास की सज़ा हुई थी, उनको हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है साक्ष्यों और अन्य चीज़ों के अभाव में। इसको थोड़ा समझिए कि ये माजरा क्या है, मैंने वो शेर क्यों कहा। जब सियासत के समीकरण बदलते हैं तो कानून का रास्ता भी बदल जाता है। कई बार यहाँ राजनीतिक हलकों में एक बड़ा मशहूर वाक्य दोहराया जाता है, विधानसभाओं में भी, कानून अपना रास्ता खुद अख्तियार करेगा, कानून अपना रास्ता तय करेगा। कानून तो रास्ता तय करेगा, लेकिन कोई तो है जो वो रास्ता दिखाता है। आज हम इसके कानूनी और राजनीतिक पहलू को समझने का प्रयास करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि 2015 में जब अनंत सिंह जी आरजेडी के एमएलए थे तो उनके ऑफिशियल रेजिडेंस से कथित रूप से आर्म्स की रिकवरी हुई थी और उनको गिरफ्तार किया गया था, उस पर मामले चल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया 2019 में। आप याद कीजिएगा, 2019 में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से अनंत सिंह जी की पत्नी चुनाव लड़ रही थी और वहीं से ललन सिंह चुनाव लड़ रहे थे। ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच 36 के आंकड़े हैं, दोनों में दुश्मनी जग जाहिर है। उन दिनों लिपि सिंह, एक लेडी आईपीएस ऑफिसर, हालांकि ये उनका पूरा परिचय नहीं है, आरसीपी सिंह, जो उस जमाने में जदयू के सबसे बड़े नेता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी थे, बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, केंद्र में मंत्री भी रहे। उनकी सुपुत्री और उनके हस्बैंड भी इसी राज्य में एक आईएएस ऑफिसर हैं। तो लिपि सिंह उस जमाने में एएसपी बाढ़ के रूप में पदस्थापित हुई और जैसा कि अनंत सिंह, उनके समर्थक भी आरोप लगाते रहे, और अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो उसमें कुछ सच्चाई भी है कि 2019 में उनके कैंपस से और उनके सरकारी आवास से AK-47, हैंड ग्रेनेड और चीज़ें बरामद की गई। यह मुकदमा भी चला और पूरा दमखम लगा। 2022 में इनको आर्म्स एक्ट के विभिन्न धाराओं में और आईपीसी के विभिन्न धाराओं में 10 साल की सज़ा हो गई एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा। स्वाभाविक रूप से न्यायिक प्रक्रिया में हर आदमी को अधिकार होता है, तो ये हाई कोर्ट गए और जस्टिस चंद्रशेखर झा के कोर्ट ने इनको सफिशिएंट एविडेंस नहीं रहने और बहुत सारे मुद्दे उसमें हैं कि गवाहों के स्पष्ट रूप से गवाही नहीं देने, गवाहों के श्योर नहीं रहने की कि ये उन्हीं के घर से बरामद हुआ है, वगैरह वगैरह बहुत सारी तकनीकी चीज़ें हैं, उतना मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। एक जगह लिखा है, द कोर्ट फाउंड एंटायर रिकवरी एंड सीजर एक्सरसाइज डाउटफुल बिकॉज ऑन द वन हैंड इट वॉज क्लेम्ड बाय द प्रोसिक्यूशन दैट entire seizure exercise was conducted in presence of the independent witness. But on the other hand, during the trial, the prosecution witness, including the informant, were not sure whether said magazine of इंसास rifle were sealed in place of the occurrence or recovery, वगैरह वगैरह। मतलब मोटे तौर पर आम आदमी समझना चाहे तो कोर्ट ने जो इनको बरी किया है, उसको अंग्रेजी में एक्विटल बोलते हैं, उसमें गवाहों के गवाही को पर्याप्त नहीं पाया, जो मटेरियल एविडेंस प्रोड्यूस किए गए वो नहीं पाया, और बहुत सारे कानूनी लैकूना को कोट करते हुए कोर्ट ने इनको बरी कर दिया है। हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठाता है, उठाना भी नहीं चाहिए।
और सबसे बड़ी बात है कि एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, वो ऐसा एक्ट है कि उस पर अगर आप बात करिएगा तो उस पर आपको कंटेम्प्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, न्यायालय का हम लोग सब सम्मान करते हैं। लेकिन एक दो चीज़ बड़ा मज़ेदार है, इसको कभी मतलब एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास कीजिए। जो लोअर कोर्ट था उसमें भी न्यायाधीश ही थे, उसमें भी सीआरपीसी और आईपीसी और विभिन्न, अब नया कानून आ गया लेकिन उस वक्त तो सीआरपीसी आईपीसी ही था। उसकी प्रक्रिया के तहत सज़ा हुई, वो कैसे हुई, और यहाँ पर आकर के वो सारी चीज़ें उलट जाती है, तो ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। बहरहाल महत्वपूर्ण वो नहीं है, पूरे मसले को समझिए। पहला तो मसला ये समझिए कि किसी भी सरकारी पदाधिकारी को अपने राजनीतिक आका के आदेश पर उल्टा पुल्टा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब लिपि सिंह की चलती थी, या यूँ कहें कि आरसीपी की चलती थी, तो लिपि सिंह की तूती बोलती थी। एएसपी बाढ़ के रूप में मैं ये नहीं कहूँगा बहुत नाम कमाया, नाम से ज़्यादा इन्होंने अखबार में फ़ोटो छपवाई और कई बार बहुत हंसी लगती थी। हम लोग भी इतने दिन नौकरी में रहे हैं और इस पर कई एक जगह पर बहुत बातें अलग अलग फोरम पर होती है कि एक नया फैशन चल गया है पदाधिकारियों में कि जहाँ निकलते हैं कथित रूप से रेड करने या कुछ करने, तो मीडिया और कैमरा लेके चलते हैं। अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एसपी रेड करने जा रहा हो, उसी समय उसके पीछे मीडिया है, उसका कवरेज कर रहा है? ये असंभव है और ये उचित भी नहीं है। ऐसा ही वाकया मन्नू महाराज के समय में, जब वो पटना में एसएसपी थे और फिर मुंगेर में जब डीआईजी रहे, तो कथित रूप से वो नक्सल विरोधी अभियान में कैमरा लेके घूमते रहते थे। एनीवे, तो इनकी वो हनक थी कि मतलब, और कई बार अनंत सिंह जी का भी बयान आया और हम लोगों ने भी पाया है कि ऐसा खूब होता है। तो जो प्रशासनिक और सरकार का माने पिताजी जब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हों और जदयू के कद्दावर नेता हों और स्पष्ट आदेश हो कि भाई इसको तो सबक सिखाना है, तो उसको सबक सिखा दिए। लेकिन देखिए, एक खेल, राजनीतिक समीकरण जैसे ही बदला और आरसीपी हाशिए पर गए, आज कहीं नहीं, नॉन पॉलिटिकल नॉन एंटिटी हो गए, अपने वजूद की तलाश कर रहे हैं, और उसी के साथ लिपि सिंह के बुरे दिन शुरू हो गए। अभी कहाँ पोस्टिंग है आपको पता कर लीजिए। और जब तक यह निज़ाम रहेगा वो कदाचित ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही फेंकाती रहेंगे। इसलिए सभी अधिकारियों को एक सबक लेना चाहिए कि हम लोग संविधान के तहत काम करते हैं, किसी के एजेंट के रूप में कदापि काम नहीं करने की आवश्यकता है। मतलब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ इस राइडर के साथ। तो आज वो कहाँ हैं? उनके हस्बैंड कुछ जिलों में डीएम रहे। जब वहाँ के लोग अधिकारियों से मेरी बात होती थी तो वो अपने बदजुबानी के लिए और अपने मतलब इमेज उनका इतना गंदा था कि मैं आपको कैमरे पर बता भी नहीं सकता हूँ कि जिस तरह का हरकत उन्होंने किया, और आज दोनों हाशिए पर हैं। तो पहली सबक तो ये लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ देखिए, जब राजनीतिक और ये जो पॉलिटिशियन है ना, यह पेन की तरह सिस्टम को यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो करते हैं। एक समय था कि ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच में 36 या यूँ कहेंगे 72 का आंकड़ा था। और जब इस लोकसभा के चुनाव में ऐसा सर्वे का रिपोर्ट आया कि अनंत सिंह की स्थिति ठीक नहीं है, तो आनन फानन में पैरोल पर निकाला गया अनंत सिंह को। मतलब ललन सिंह की स्थिति बताई जा रही थी कि ठीक नहीं है, उसके विरुद्ध अशोक महतो की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, अनीता देवी संभवतः नाम है। तो आनन फानन में पैरोल पर निकाला गया अनंत सिंह को। ग्राउंड क्या था? तो परिवार के संपत्ति का बंटवारा करना है। ये लॉजिक अपने आप में हास्यास्पद है। बहरहाल पैरोल में निकले और हजारों गाड़ियों का काफिला निकला, पूरा मीडिया में चलने लगा और मीम पर मीम बनने लगा। अनंत सिंह अपने निराले अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो उनका वीडियो खूब वायरल होता है, तो खूब चला। और उसके बाद चुनाव में निश्चित रूप से जब मदद के लिए बुलाया गया था तो मदद किया गया होगा। और उसके बाद फिर जब मियाद खत्म हुआ तो जेल गया। लेकिन उसी समय राजनीति समझ रखने वाले, पुलिस महकमे के लोग और कानून को समझने वाले लोग स्पष्ट रूप से बताते रहे
कि अब अनंत सिंह के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि सरकार से अब उनकी हॉबनॉबिंग हो गई। उसी क्रम में उनकी पत्नी नीलम देवी जो आरजेडी की तरफ से थी, वो पाला बदल लेती है और वो जदयू में छोड़ देती है। आपको याद है कॉन्फिडेंस मोशन के समय जब सर नीतीश कुमार ने जब पलटी मारी तो वो भी पलट गई। तो वो सारा पटकथा लिखा जा रहा था अनंत सिंह को छुड़ाने के लिए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इस मामले में वो दोषी हैं या नहीं, मैं न कोई जज हूँ, न मैंने प्रोसिक्यूशन फाइल किया है, न मैं उसमें कोई स्टेक होल्डर हूँ, लेकिन पूरा खेल को समझिए। एक तरफ वही कोर्ट, वही प्रक्रिया, वही एविडेंस को लेकर के सजा देता है, वहीं दूसरी ओर उसको बरी करता है। लेकिन ये सारा चीज़ जो हुआ, आप यूँ समझिए ना, प्रोसिक्यूशन में कौन होता है? इस केस में जो सरकार का पक्ष रख रहे थे वो तो सरकार के ही मुलाजिम थे, वो पीपी हो या स्पेशल पीपी हो, जो हो। जब कितना महत्वपूर्ण केस था, इसमें स्वयं एजी को अपीयर होना चाहिए था, लेकिन जो अखबारों में खबर है कोई स्पेशल पीपी जूनियर अधिवक्ता अपीयर हो रहे थे, तो वो तो सरकार के मुलाजिम हैं। तो सरकार जब चाह रही है तो निश्चित रूप से कितने मजबूती से मुकदमे लड़े गए होंगे, कितने मजबूती से सरकार का पक्ष रखा गया होगा, ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी समझ सकता है। तो जब निज़ाम बदला और ये इक्वेशन बदला तो स्पष्ट हो गया था कि जब नीलम देवी जब अपना अलाइनमेंट चेंज की, अपना एलिजियंस बदली, उसी समय से स्पष्ट हो गया था कि चीज़ें बदलेंगी। और आज आप देख लीजिए, तो राजनीति में कानून का और अधिकारियों का और पूरे प्रक्रिया का कितना ज़बरदस्त खेल होता है, इसको समझने की आवश्यकता है। ये वही नीतीश कुमार हैं जो 2005 से लेकर 2010 तक अपने प्रशासनिक कठोर निर्णय के लिए और एक से एक उस वक़्त जितने बाहुबली हुए सबको जेल की सलाखों में पहुंचा दिया, चाहे वो उस वक़्त साहबुद्दीन हो या आनंद मोहन हो, राजद तिवारी, मुन्ना शुक्ला, सब लोग अभी सब लोग जानते हैं कि किस तरह से एकदम कठोरता से आए। न तो बिहार में 2005 तक तो एक कल्चर डेवलप कर गया था कि राइफल का और बंदूक का जो बैरल होता है उसको निकाल के लोग चलते थे, तो उन्होंने ज़बरदस्त वो काम किया था। लेकिन कहते हैं कि जब कुर्सी का लोभ, सत्ता से चिपके रहने की लोलुपता प्रबल हो जाती है तो व्यक्ति कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ये वही ललन सिंह हैं, ये वही नीतीश कुमार हैं जो एक ज़माने में सुशासन का राग अलापते थे, कानून अपना रास्ता तय करेगा, ये जुमला दोहराते थे। और आज अब ऐसी कई चीज़ें होंगी, होनी शुरू भी हो गई। आपने देखा कैसे आनंद मोहन की रिहाई हुई, फिर इनकी रिहाई हुई, तो वो सारी चीज़ें अब होंगी। इसीलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि तालाब का पानी समय समय पर बदलते रहना चाहिए, नहीं तो कमल का फूल जो होता है ना, वो कुंभला जाता है। संभवतः दुष्यंत की कविता है कि तालाब के पानी को बदल दो, अन्यथा कमल के फूल कुंभलाने लगे हैं। आज पूरा प्रशासनिक महकमा, मैं ये कोई आइसोलेटेड एग्जाम्पल है ऐसा करके नहीं दे रहा हूँ, मैं इसी के कारण ऐसा हो रहा नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो ये जो पूरा गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है वह धीरे धीरे कैसे दीमक लगने के कारण भरभरा करके गिरने वाला है, यह उसी की मानगी है। आने वाले समय में ऐसे वाकया, ऐसे घटनाएं और आप देखेंगे, और अब लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा कि 2025 के चुनाव में जनता किस निज़ाम को चुनती है। तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।